नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एमपीटेट वर्ग 2 के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसी के क्रम में आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। एमपीटेट वर्ग 2 में हम आज जानेंगे हिंदी विषय का एनालिसिस करेंगे कि हिंदी का पेपर कैसा आता है हम और हिंदी के पेपर में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से मतलब किस किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, मॉडरेट होता है, सिंपल होता है या पेपर बहुत हाई लेवल का आ रहा है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको बता दें कि मेरा ही छोटा भाई है आशीष, उसने अभी हाल ही में जो एमपीटेट का पेपर हुआ है हिंदी का, उसका पेपर दिया हुआ है। तो उसके पेपर में आए हैं 117 मार्क। कितने? 117। तो अब आप उससे जानेंगे कि उसने कैसे 117 नंबर लाए अपने विषय में, कैसे उसने अचीव किए, कहां कहां से पूरा कंटेंट पढ़ा, कहां कहां से सारी चीजें पढ़ी हैं। और जिनका भी 15 को एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसको इस एनालिसिस से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्या क्या हेल्प मिलेगी कि वो ये समझ पाएगा कि नहीं भाई इस वाले टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक को उसने टच किया है, किस किस टॉपिक को टच नहीं किया है। ठीक है, तो आइए आते हैं आशीष जी, और वो आपको आज इस पेपर के बारे में सारी चीज बताएंगे। आओ। नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं अभी पेपर के बारे में बताऊंगा। अभी मेरा कल ही पेपर था और मेरा सेंटर दोस्तों सतना गया हुआ था। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा सेंटर सतना गया हुआ था। सतना में एक कॉलेज था, वहां पे मेरा सेंटर गया हुआ था। हाँ चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। मैं आप लोगों को पूरी अपनी बताऊंगा। जहां से मैंने स्कूल में प्रवेश किया था वहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा सेंटर जो है तो सतना गया हुआ था। मैं निवासी तो यहाँ का यूपी का हूँ, अदर स्टेट वाला हूँ। तो मैं पेपर देने गया था। मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी, मैंने कोई तैयारी किया ही नहीं था, क्योंकि मेरा केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू लगा है 22 मई को देहरादून में। तो मैं उसकी तैयारी में व्यस्त हूँ। मुझे इसीलिए मैंने वर्ग 1 का पेपर भी छोड़ दिया था और वर्ग 2 का तो ऐसे मूड बन गया तो जाके दे आया। तो मेरा सेंटर दोस्तों सतना गया हुआ था। वहां आप जैसे ही कॉलेज में प्रवेश करेंगे तो कॉलेज में प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले तो आपकी चेकिंग होती है। ये आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी पेपर आपने व्यापम का दिया होगा तो वहां आप जैसे ही चेकिंग होगी, स्कूल आप जाएंगे, जैसे ही स्कूल में चेकिंग होने के बाद में आपको जो भी है, जैसे पेन आप लोगों को हम बता दें, पेन जो क्या कहते हैं मतलब कि आर पार दिखते नहीं है, उनको आप मत ले जाइए, क्योंकि वो नहीं ले जाने देते। और पेन की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे कोई पेन है, मैं ले गया था, वही क्या कहते हैं, मैं गोला भरने वाला पेन लेके गया था, तो मुझको अंदर नहीं ले जाने दिया था। उसमें रिफिल बस मुझे ले जाने दिया था, क्योंकि उसमें जो आर पार दिखते हैं वही पेन वे लोग ले जाने देते हैं अंदर। वहां सब ऑनलाइन पेपर है तो पेन की जरूरत भी नहीं कोई पड़ती है। और जरूरत है तो आप 3 रुपए वाला पेन ले लीजिए, आर पार जिसमें दिखता हो सबसे बेटर वही रहेगा। कोई 20 रुपए का पेन मत लीजिए, 3 रुपए वाला ही लेके जाइए। और उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो आपकी चेकिंग होगी। उसके बाद आपको भेजते हैं वो लोग वेरिफिकेशन के लिए। आधार कार्ड आपका अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से ही वो पूरा वेरिफिकेशन होता है उनका। और आधार कार्ड में आपका थंब लगवाएंगे। वहां पे जब आप जाएंगे उसके बाद आपका वेरीफाई करेंगे। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तब आपको वे भेजेंगे लैब में। तो दोस्तों मेरे कॉलेज में 3 लैब थी, मैं आपको बता दूं 3 लैब थी मेरे कॉलेज में, जहां पे मेरा सेंटर गया हुआ था। मेरा सेंटर गया हुआ था सतना। कहाँ गया हुआ था? मेरा सेंटर सतना गया हुआ था। मेरे कॉलेज में 3 लैब थी। मुझे लैब नंबर 1 में भेजा गया था वेरिफिकेशन के बाद में। लैब नंबर 1 में मुझे भेजा गया था। मैं आप लोगों को अपना रोल नंबर भी लिखे दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को और हो जाएगा कि हाँ पेपर दिया है मैंने। मेरा रोल नंबर दोस्तों ये है, देखिए मैं आपको रोल नंबर अपना लिखे दे रहा हूँ, 26/0/27/113। ये मेरा दोस्तों रोल नंबर है, आप लोग देख भी लीजिएगा। तो आप जैसे ही वेरिफिकेशन के बाद आपको लैब में भेजते हैं, वैसे ही वे लोग क्या कहते हैं, सभी के पेपर एक साथ शुरू होते हैं। पूरे एक लैब में वही 250-300 लड़के रहते हैं।
250-300 बच्चे रहते हैं एक लैब में, और 3 लैब थी मेरे कॉलेज में जहाँ पे मेरा सेंटर गया हुआ था सतना में। तो मेरा ये रोल नंबर था। अब हम पेपर की बात करेंगे। पेपर आपका ऑनलाइन होता है, आप लोगों को सब मालूम है, सबको उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्यापम के सभी पेपर ऑनलाइन ही होते हैं। आप लोगों ने दिया भी होगा एमपी का कोई भी पेपर, सब ऑनलाइन ही होते हैं। तो दोस्तों पेपर की चर्चा करते हैं कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो एक भी पढ़ के नहीं गया था, एक भी नहीं पढ़ के गया था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू लगा है। लेकिन मेरा स्कोर जो था, मेरा स्कोर 117 था, मेरा स्कोर 117 नंबर था। और मेरा स्कोर 117, मेरी जो लैब मतलब 250-300 लोग थे, उनमें हाईएस्ट था। आप लोगों को ये भी बता दूं, कॉलेज का मेरे हाईएस्ट 121 नंबर था, 121 मेरे कॉलेज का हाईएस्ट था। लेकिन मेरी लैब का हाईएस्ट मतलब मेरे जिस कमरे में हॉल में मतलब था, उसमें मेरा ही हाईएस्ट था 117। एक लड़के के और 117 नंबर थे और मेरे 117। बाकी वहां के जो थे, मुझे तो बहुत अंधेर लगा, ताजुब लगा कि वहां पे 50 नंबर, 70 नंबर, 90 ही नहीं कोई ला पा रहा है। और मतलब इतनी बड़ी वहां पे समस्या है कि 90 नंबर नहीं ला पा रहे हैं वहां के जो एमपी के मतलब निवासी हैं। कई लोग क्या कहते हैं मुझको, अदर स्टेट वाले, यूपी वाले बहुत लड़के थे पेपर जब मैं देने गया था, लेकिन जो एमपी के लोकल के मतलब थे लड़के, उनका स्कोर तो 90 ही नहीं आ रहा। बहुत बुरी कंडीशन है उन लोगों की। जितने भी, एक लड़का और जो था उसका भी, वो गोरखपुर का था, उसके भी 117 नंबर थे, और जिसके 121 नंबर थे वो शायद प्रतापगढ़ का था लड़का। मतलब कि सब अदर स्टेट वाले ही जिनके नंबर वहां पे आ रहे हैं, यूपी के लड़के ही ज्यादातर पेपर देते हैं, उन्हीं के हाईएस्ट मार्क्स भी रहते हैं। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं पेपर में कि आया क्या क्या और कहां से पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा होगा, हिंदी में टॉपिक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र में क्या दोस्तों, काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र में दोस्तों सबसे पहले तो आप काव्य शास्त्र को मजबूत करिए, और काव्य शास्त्र में सबसे ज्यादा आप शब्द शक्ति को ध्यान दीजिए। मेरा दोस्तों फर्स्ट मीटिंग में पेपर था, कल जो था पहली मीटिंग में सुबह मॉर्निंग टाइम में पेपर था। मेरे उसमें शब्द शक्ति से 20-25 क्वेश्चन थे, आप समझ लीजिए। खाली एक टॉपिक शब्द शक्ति, जिससे 20-25 क्वेश्चन थे पूरे पेपर में, 150 का पेपर में 20-25 क्वेश्चन शब्द शक्ति से ही थे। अभिधा लक्षणा व्यंजना आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इनके प्रवर्तक जो भी क्या कहते हैं पूरे व्याख्या सहित, वे आप लोगों को पढ़ के जरूर जाइएगा। और दोस्तों और बता रहा हूं, काव्य शास्त्र में ये टॉपिक सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन थे। और इसके बाद दूसरे नंबर में जिससे क्वेश्चन थे वे दोस्तों एक शब्द शुद्धि, वाक्य को देकर, लेकिन वो शब्द शुद्धि पूछ रहा था, मतलब वो पूरा वाक्य दे रहा था, उसमें पूछ रहा था 4 विकल्प में कि इसमें क्या सही है, मतलब इस वाक्य में क्या गलत है, ये आप लोगों को शुद्ध करना था। और आप लोग उत्तर जो है कहीं पे अशुद्ध पूछ रहा था, कहीं पे शुद्ध पूछ रहा था, ये जरूर आप लोग प्रश्न में मतलब कहीं घुमा रहा था। वे यहाँ पे शुद्ध या अशुद्ध, पेपर में दोनों चीज लिख के दे रहा था कि जैसे आप लोगों को एक वाक्य दिया यहाँ पे, फिर उसमें यहाँ पे किनारे लिख दिया व्याकरण, लिंग, रचना, वचन, इसके अनुसार कौन सा जो वाक्य है अशुद्ध है। एक में अशुद्ध लिख रहा था, एक में शुद्ध लिख रहा था। आप लोग वाक्य शुद्धि लिखिए सीधे से। एक मिनट के लिए रुकना चाहेंगे। आप बच्चों को ये बता दीजिए कि वाक्य शुद्धि जो शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति में कैसे क्वेश्चन बने थे। 1-2 क्वेश्चन का एग्जांपल देके बता दीजिए कि शब्द शक्ति में ऐसे क्वेश्चन बन के आ रहे थे, बच्चों को और थोड़ा सा ना हेल्प मिलेगी उससे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, शब्द शक्ति में तो आप लोगों ने अगर अभिधा लक्षणा व्यंजना पढ़ा होगा, तो उनके वाचक क्या है, उसमें वाचक में, और उसके बाद उदाहरण दे रहे थे कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। और इतने क्वेश्चन इसके रिपीट थे, हर उसमें पूछ रहे थे शब्द शक्ति की। पहली बात तो प्रकार आप लोगों को मालूम है, 3 प्रकार होते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, और उसमें चौथा विकल्प अनुप्रासी दे रहा था। गजब की बात बताऊं, 4 विकल्पों में तो अनुप्रासी दे रहा था कि बच्चे अलंकार के चक्कर में अनुप्रास लगा दे, धोखे में बच्चा खा जाए। लेकिन शब्द शक्ति के 3 ही प्रकार होते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अभिधा का मतलब आप लोग जानते होंगे कि सरल भाषा में जिस वाक्य में जो रूढ़ है उसी को कहते हैं। व्यंजना का मतलब आप लोग जानते हैं, व्यंजक मतलब कि कहा कुछ जाए और कुछ बताए। और लक्षणा का आप लोग जानते हैं कि जिसमें लक्षण बताए। जैसे आप लोगों को उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने कहा मेरे घर में मेरी गाय जो है वह 5 किलो दूध देती है, और बगल के और रमेश की पत्नी गाय जैसी है। अब आप समझिए इसमें कौन सी है, आप लोग सोचिए इसमें अभिधा है कि व्यंजना है कि लक्षणा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि रमेश की पत्नी गाय जैसी है। बताइए इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी। इस तरह के क्वेश्चन उसमें मतलब कि आप लोग पढ़ के उदाहरण उसमें आपको समझना होगा। और वाचक, जो वाचक रहते हैं इसके क्या कहते हैं, उनको पढ़ना होगा।
और बता रहा हूं, एक तो अलंकार संप्रदाय आप पढ़ के जाइए, मुझे हमारे उसमें भामह का क्वेश्चन आया था अलंकार संप्रदाय का। आप ये समझ लीजिए कि आपको बीए लेवल तक का पूरी हिंदी, खासतौर से काव्य शास्त्र में आप लोगों को टॉपिक मालूम होंगे, अलंकार, रस, छंद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, 6 टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र में। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हमारे उसमें तो अलंकार से शायद एक ही क्वेश्चन था, वही अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, यही शायद पूछा था, और छंद से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, काव्य गुण काव्य दोष से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ, इसकी देखिए चर्चा कर रहे हैं, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे थे, आपको पहले तो उसमें लिख के आता था व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, इसके आधार पर ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। यहाँ पे ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे शुद्ध लिखा है कि अशुद्ध लिखा है, क्योंकि एक में शुद्ध लिखता था, एक में अशुद्ध लिखता था। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहीं पे आप मात खा जाएंगे। ध्यान दीजिए। फिर आपको 4 विकल्प देता था, 4 विकल्प में किसी में वे वर्तनी शुद्धि करता था, अशुद्धि करता था, किसी में वाक्य में आप लोगों ने पढ़ते होंगे वाक्य शुद्धि का जो शुद्धिकरण का टॉपिक होता है उसमें पद संबंधी अशुद्धि होती है, किसी में कारक की अशुद्धि होती है, सबसे ज्यादा अशुद्धि वर्तनी की होती है। तो वाक्य शुद्धि में वर्तनी की शुद्धि आप लोग, और शब्द शुद्धि जो प्रकरण है ये शब्द शक्ति है, ये है शब्द शक्ति। और एक टॉपिक है वाक्य शुद्धि के साथ में शब्द शक्ति, शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि आप लोग पढ़ते होंगे, वर्तनी शुद्धि जिसे कहते हैं कि वर्तनी कैसे शुद्ध है। तो ये टॉपिक दोस्तों, इसमें समझ लीजिए कि इन दोनों से भी 10-15 क्वेश्चन थे, इन दोनों से 10-15 क्वेश्चन थे। और आपको गजब की बात बताऊं, आप लोगों ने मनोविज्ञान पियाजे पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा है। उसमें अगर आप इंग्लिश का विकल्प नहीं पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान के आंसर नहीं दे सकते। हमारे उसमें पूछा गया था गतिवाही अवस्था, मतलब गतिवाही अवस्था किसे कहते हैं, गतिवाही अवस्था मतलब कौन सी एज होती है। अब आप बताइए गतिवाही किसे कहते हैं। आप सब लोगों ने पियाजे की चारों स्टेज पढ़ी है, SPCF, सेंसरी मोटर। अब सेंसरी मोटर उसमें अगर आपने इंग्लिश में भी नहीं पढ़ता तो मेरा भी गलत हो जाता। आप लोगों ने पढ़ा पहली स्टेज 0 से 2 होती है पियाजे की, सेंसरी मोटर स्टेज। अब उसमें हिंदी में क्या दिए थे, गतिवाही अवस्था। गतिवाही अवस्था क्या हो, मतलब कौन सी होती है, 0 से 2, वहां पे मतलब 0 से 2 नहीं दिए थे, 0 से 24 दिए था। 2 हमको जोड़ना मतलब लगाना पड़ेगा, वहां पे महीने दिए था, ईयर नहीं दिए थे, घुमाए था विकल्प को मिला के। अब आप लोगों को मालूम है कि 2 साल में 24 महीने होते हैं, इसलिए उस हिसाब से तो यही सही होगा, 0 से 24 ही। तो ये इसका सही उत्तर भी था। इस तरह करके हिंदी में दोस्तों काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति के सबसे ज्यादा टॉपिक थे, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि सबसे ज्यादा इनके टॉपिक थे। विलोम का एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था विलोम का। दोस्तों संधि का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, समास का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, और वर्ण विचार का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। वर्ण विचार पूरा प्रकरण भी उसमें नहीं था। अब दोस्तों साहित्य की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, आदिकाल से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। मैं आपको बता दूं, आदिकाल से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। बिहारी में एक क्वेश्चन आया था कि बिहारी रीति मुक्त है कि रीति सिद्ध है कि रीतिबद्ध है, ये क्वेश्चन आया था। आप लोग सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। रीति काल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका उत्तर आप लोग सोचिए कि क्या है, बिहारी रीति मुक्त है कि रीति सिद्ध है कि रीतिबद्ध है। अब आप सोच के बताइए इसका उत्तर, ये क्वेश्चन आया था हमारे उसमें। और दोस्तों शायद केशवदास या पद्माकर से भी शायद क्वेश्चन था रीति काल में। भक्ति काल में हाँ विकल्प में दिए था। और दोस्तों एक नई बात बताऊं, संप्रदाय आप लोग जरूर पढ़िए। आप लोग भक्ति काल में संप्रदाय पढ़ते हैं ना, संप्रदाय आप लोग पढ़ते हैं ना कि अद्वैतवाच के हैं, मध्वाचार्य इसके हैं, इसके निम्बारकाचार्य हैं, इसके रविदास हैं, ये संप्रदाय आप लोग पढ़ते हैं ना। इससे 4 क्वेश्चन दिए थे, इससे 4 क्वेश्चन आए थे संप्रदाय से, समझ लीजिए। संप्रदाय आप लोग जरूर पढ़ के जाइए कि इस संप्रदाय का बताइए वल्लभ संप्रदाय का कौन है प्रवर्तक, सोचिए आप लोग। अब संप्रदाय को छोड़ दें, इसमें 4 दोस्तों 2 गद्यांश आए थे, 2 गद्यांश आए थे और 2 पद्यांश आए थे। 2 गद्यांश आए थे और 2 पद्यांश आए थे। तो आप लोग पद्यांश में समझिए कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। पद्यांश में दोस्तों सबसे पहले तो वे दे देते थे, जैसे मैं आपको कविता बता रहा हूं, जैसे आप समझिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। ये हालांकि नहीं आया था, उसमें 2 पद्यांश आए थे, लेकिन मैं बता रहा हूं जो उसमें आए हैं वही नहीं रिपीट होंगे। आप लोग समझिए कि एमपी बोर्ड की जो कक्षा 6 से 12 तक की किताबें चलती हैं, उनको आप लोग खास तौर से पद्यांश, गद्यांश तो अपठित आ रहे थे। ये कैसे आ रहे थे? ये अपठित आ रहे थे। लेकिन जो पद्यांश है, पद्यांश दोस्तों कवि की रचनाएं आ रही थी, किसी मतलब कवि की कविताएं आ रही थी, और कविताओं में सबसे पहले पूछ रहे थे कि इसके रचनाकार कौन है। अब आप बताइए, मेघाय कविता के कौन रचनाकार? सोचिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसी तरह कक्षा 9 में लगी है ये कविता भी, मेघाय। इसी तरह एमपी बोर्ड में जितनी भी कक्षा 6 से 12 तक की, मैं आपको 10 नहीं 12 तक की सलाह दूंगा कि 12 तक की पढ़ी, और एनसीईआरटी तो खास तौर से एनसीईआरटी ही शायद चलती होंगी एमपी बोर्ड में भी। तो जो पद्यांश है, क्योंकि एनसीईआरटी से पद्यांश नहीं आए थे, 2 पद्यांश आए थे, उनमें रचनाकार पूछे थे कि रचनाकार कौन है। उसमें 4 विकल्प थे। वही छायावाद, छायावाद तो आप पढ़ ही के जाइए, मेरे उसमें तो छायावाद का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन छायावाद आधुनिक युग में जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें छायावाद से न पूछा जाए। छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद ये जरूर पढ़ के जाइए। और तार सप्तक, तीनों तार सप्तक ये जरूर दोस्तों पढ़ के जाइए। केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना आई थी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये आई थी। और पद्यांश में 5 क्वेश्चन रहते थे। पहला क्वेश्चन ही यही रहता था कि इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन। अब आप लोगों को अगर वो रचना मालूम है कि इस कवि की है तो आप लोगों का सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। ये संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मध्वाचार, शंकराचार्य, ये निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य जितने भी हैं, इनको आप पढ़ के जाइए पक्का। और ये शब्द शुद्धि, वर्तनी शुद्धि है जो, इसको अगर आप सही कर लेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि इसमें पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी और वर्तनी संबंधी यही रहता है। गद्यांश में तो वही नॉर्मल, कोई गद्यांश कठिन नहीं आया था उसमें, वही गद्यांश में लेकिन शीर्षक छाटने को आ रहा था। हाँ, दोनों गद्यांश में शीर्षक छाटने को दिए था, अपठित था, उसमें शीर्षक आपको छाटना था कि शीर्षक इसका कौन सा होगा। तो आप लोग अगर पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे अच्छे से, उसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि किस विषय पे बात कर रहा है, तो उसका आप लोग बता भी देंगे कि गद्यांश का ये इसका शीर्षक होगा। इसके अलावा गद्यांश से व्याकरण भी जोड़ रहा था। गद्यांश और पद्यांश दोनों में 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन व्याकरण के रहते थे। जैसे गद्यांश है तो गद्यांश में 3 क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन तो शीर्षक का रहता था, ये शीर्षक कौन है। 2 क्वेश्चन गद्यांश से रहते हैं, बिल्कुल सरल रहते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन व्याकरण के रहते हैं। और संज्ञा भी आया था गद्यांश में ही, मतलब संज्ञा को शामिल कर देते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है इस शब्द में। और पद्यांश में, पहला पद्यांश में तो पहला क्वेश्चन यही रहता था कि इसके शीर्षक कौन है और उसका अर्थ, मतलब कि उससे क्वेश्चन कविता से बना रहे थे। और मतलब जैसे इसने बताया कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बीच में उसने गैप कर दिया एक शब्द संवर के, तो यहाँ पे वो शब्द भरना, तो आप आसानी से कर लेंगे पद्यांश से पढ़ के ही। और दोस्तों मनोविज्ञान तो ऐसे क्वेश्चन आए थे जो पढ़े ही नहीं होंगे कभी आप लोगों ने। समझ लीजिए मेरे सीटेट में 30 में 30 है मनोविज्ञान में। आप समझ लीजिए मैंने भी वैसे ऐसे कभी नहीं पढ़े टॉपिक जिनसे वो क्वेश्चन दिए था। आप समझिए आप लोग कि वो ऐसे क्वेश्चन दिए थे मनोविज्ञान के, खासतौर से असल में हिंदी में थे क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा मुझे कठिनाई भी हो रही थी। और 30 में 30 मेरे थे। समझ लीजिए मुझे मनोविज्ञान के क्वेश्चन कुछ तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहा था कभी नहीं मैंने पढ़े ही नहीं है। 7-8 क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश के रहते हैं, 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं। और इंग्लिश में मैं आपको बता दूं आते बिल्कुल सिंपल, उसमें आपको 4 विकल्प देते थे, A, B, C, D। अब उन चारों विकल्प में जो 7-8 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन बस एंटोनिम्स का था, बाकी 7-8 क्वेश्चन खाली इसी थे। 4 विकल्प देते थे और चारों विकल्प में एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख देते थे। और पैराग्राफ को यह था कि इसको क्रम से लगाना है, मतलब कहां से पैराग्राफ शुरू होता है और कहां से इन 4 विकल्प यहां से यहां तक दिए थे। और ये था कि पैराग्राफ को आपको सीरियल से लगाना है, मतलब कि इस विकल्प से मतलब ये सही हो, मतलब शुरू होगा या इससे शुरू होगा या इससे या इससे। 3 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के थे मेरे, उसमें 3 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 7-8 क्वेश्चन मैंने बताया ये इंग्लिश के थे। और जीके का क्वेश्चन शायद जीके और करंट दोनों मिला के 3 क्वेश्चन थे, 2 ही 3। जीके का और करंट के क्वेश्चन नहीं थे ज्यादा, 2 ही 3 क्वेश्चन थे। और हिंदी में समझ लिए साहित्य में आप लोग आधुनिक काल को नहीं छोड़ सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक काल की ही थी। रचनाओं में क्या कहते हैं, रानी केतकी की कहानी जैसे ये भी पूछा गया था, इंसान अल्लाह खां, ये आपको मालूम ही होगा। और
और समझ लीजिए क्या कहते हैं, ये जो आधुनिक काल है इसको आप लोग खास तौर से पढ़ें। भक्ति काल से भी कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं थे, यही संप्रदाय वाले क्वेश्चन थे कि इन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जैसे रैदासी संप्रदाय है, ये सब है क्या कहते हैं, निम्बारक संप्रदाय है, संप्रदाय के क्वेश्चन थे। और क्या कहते हैं, भक्ति काल में रचनाओं के क्वेश्चन तो शायद नहीं थे, मुझे लग रहा है रचनाओं के क्वेश्चन नहीं थे भक्ति काल में, मतलब ज्यादा नहीं थे, 4-5 क्वेश्चन ही थे। रचनाएं भी दोस्तों प्रताप शाही जैसे कवियों को छू रहा है, समझ लीजिए आप लोगों ने तो कभी उसका नाम भी ना सुना होगा, आधुनिक काल का है, प्रताप शाही कवि है, उसका आप लोगों ने नाम भी ना सुना होगा। ऐसे कवियों को भी टच कर लेता है कुछ क्वेश्चन तो आप लोग सुनेंगे भी नहीं, सुने भी नहीं होंगे, ऐसे कवियों को छू रहा है। और कवियों में क्या कहते हैं, जैसे केदारनाथ अग्रवाल, इसको आप बढ़िया इसकी रचनाएं पढ़ के जाइए, इससे पूछा भी गया था एक क्वेश्चन। तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, पहले के तार सप्तक में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, बताइए। तीसरे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस उसमें है, कौन से तार सप्तक में, रघुवीर सहाय किस में है, ये सब क्वेश्चन आ रहे थे। धर्मवीर भारती कौन से तार सप्तक में है, नरेश मेहता किस तार सप्तक में है, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइए। कुल मिला के जो तीनों तार सप्तक है ये कब से कब तक, और इनके कवियों मतलब कौन कौन से कवि पहले तार सप्तक में है, दूसरे में है और तीसरे में है, अज्ञेय को पढ़ के ही जाना है तार सप्तक में। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद ये आपको पढ़ना ही है, छायावाद पढ़ना ही है, भारतेंदु युग भी पढ़ लीजिएगा, शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे भारतेंदु युग से भी थे, और द्विवेदी युग से भी थे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। साहित्य कुल मिला के आधुनिक काल ज्यादा टच कर रहा है, आदिकाल तो एक भी नहीं उसने शायद टच किया था, और रीतिकाल से थे 2-3 क्वेश्चन थे। बिहारी के मैंने आपको बता ही दिया, बिहारी का क्वेश्चन जो आया था। और कुल मिला के आप सोचे कि ऊपरी सतह से पूछ रहा था, तो ऊपरी नहीं पूछ रहा था। आप लोगों को मैं विश्लेषण बता दूं, जैसे पूछ ले कि हिंदी में कितने काल हैं, 4 काल है, फिर उनके अंदर पूछ ले कि आधुनिक काल का आप विभाजन करिए, ऐसे नहीं पूछ रहा था, वो अंदर से पूछ रहा था, मतलब कि डीप में पूछ रहा था। वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्यादा अंतर नहीं था पेपर में, पेपर का जो लेवल था वो अच्छा लेवल था, आप सरल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे ही कमरे में मेरे जिसने पंक्ति में बैठे थे 90 सिर्फ एक लड़के के थे, बाकी सबके 90 से ही कम थे। आप समझ लीजिए मेरी पंक्ति में जितने लैब में मतलब एक लाइन थी उसमें वही 30-35 की लाइन थी, उसमें ये हाल था। तो यही सब दोस्तों था। कुल मिला के आप लोग साहित्य और व्याकरण दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइए। और जो व्याकरण है, व्याकरण में इसमें काव्य शास्त्र में दो कुछ तो विशेष ध्यान दीजिए, शब्द शक्ति में, अलंकार में, रस में, छंद में, काव्य गुण, काव्य दोष, इन सब में विशेष ध्यान दीजिए। और जो व्याकरण है, व्याकरण में शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम, पर्यायवाची तो शायद मेरे में नहीं था, विलोम शब्द था, और समास का भी शायद क्वेश्चन नहीं था, संधि का भी क्वेश्चन नहीं था, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग का शायद प्रत्यय का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था उपसर्ग प्रत्यय से। और आप लोगों ने वे पढ़ा होगा क्या कहते हैं, वाच्य भी पढ़ लीजिएगा, वाक्यों में क्या कहते हैं, और प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य क्या कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं बताइएगा, कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार, और रचना के आधार पर 3 प्रकार, सरल, मिश्र, संयुक्त, ये सब कुल मिला के आप लोगों को, कुल मिला के टीजीटी का पेपर दे रहे हैं, वर्ग 2 का पेपर दे रहे हैं, तो वर्ग 2 में व्याकरण तो आपको पूरी आनी ही चाहिए, व्याकरण में तो किसी भी प्रकार की होनी ही नहीं चाहिए ढील ढवाली कि व्याकरण नहीं आए। और उसके बाद साहित्य, साहित्य से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे, व्याकरण से कम आ रहे थे, ये जरूर मैं बता दूं। इंग्लिश में वही कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे, यही 7-8 क्वेश्चन जो थे इंग्लिश में, वही पैसेज में मिलाना था, मतलब कौन से शुरू होते हैं कौन से ये। तो अगर इंग्लिश आप लोग नॉर्मल पढ़े होंगे तो उतने में वो कर लेंगे, खैर हम तो नहीं है पढ़े लिखे इंग्लिश ज्यादा, तो हम नहीं वो कर सकते इंग्लिश से, लेकिन कुल मिला के पैसेज से मिलाना था। चारों विकल्प किससे शुरू होता है, फिर बीच में कौन आएगा, फिर तीसरे में कौन आएगा, इस तरह 4 की जगह वो 6-6 भी दे रहा था, विकल्प में 6-6 भी दे देता था, ऐसा था। और रीजनिंग से 3 क्वेश्चन, और जीके और करंट अफेयर से वही 3 क्वेश्चन थे। एक तो डैम वाला क्वेश्चन पूछे था, रंजीत बांध कौन सा कहाँ पर है, ये आया था स्टेट का नाम। और करंट अफेयर में ये क्या कहते हैं, अभी जो चल रहा है खेलो इंडिया वाला, इससे भी इसको भी पढ़ लीजिएगा। और बस यही सब था। तो दोस्तों आप सब लोगों को मैंने ये बताया, इसमें अगर आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना हो, जिन लोगों को वर्ग 1 की अभी जो मेन मुख्य परीक्षा है, ये तो पात्रता परीक्षा है, मुख्य परीक्षा की जिनको तैयारी करना हो, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास और काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र तो इतना विस्तृत टॉपिक है, इसको पूरा विस्तृत जिसको पढ़ना हो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। क्या कहते हैं, अगर आप लोग मतलब पढ़ने का इच्छुक हो पढ़ने के लिए,
तो ये काव्य शास्त्र का टॉपिक, और हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्यिक विधाएं। साहित्यिक विधाएं मतलब जो गद्य साहित्य है अपना हिंदी का, गद्य साहित्य में निबंध है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है और कहानी है, उपन्यास है, जितने भी हैं, जितने कहानीकार, उपन्यासकार और जितना हिंदी गद्य का विकास है, ये पूरा शुरू से लास्ट तक। ये अगर पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। और दोस्तों कुल मिलाकर अच्छे से पढ़ के जाइए, बिना पढ़े वहां पे वो नहीं होगा, ये समझ लीजिए। मैं तो बिना पढ़े ही गया था, खैर मेरे तो पूर्व ज्ञान के ऊपर इतने आ गए हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ के जाना। पेपर का लेवल अच्छा था, सरल आप पेपर का लेवल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पेपर सरल नहीं था। कोई भी क्वेश्चन ऊपरी सतह से नहीं उसने पूछा हुआ था, अगर वो ऊपर से पूछ लेता तो सरल होता। ठीक है दोस्तों, फिर हाँ तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आशीष जी ने बताया कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछे गए, उन्होंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो अब हम आपको सिर्फ एक सलाह देंगे, मतलब कुछ सलाह देंगे ये कि आपको आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके 4-5 दिनों में, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कवर कर लीजिए और सारी पूरी आपका जो सिलेबस है वो पूरा रिवीजन कर लीजिए। जो जो टॉपिक इन्होंने बताए हैं वो टॉपिक पढ़ लीजिए, जो जो क्वेश्चन इन्होंने बताए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए। और हाँ, एक चीज हम आपको कहेंगे, अगर आप हिंदी के हैं, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं आती है, पेडागोजी ज्यादा नहीं आती है, तो आप उस पर बहुत ज्यादा अपना समय ना खराब करके आपका जो विषय है उस पर ज्यादा फोकस कर लेंगे तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में देखो, एक चीज ये है, हम जितना एमपीटेट के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप चाहे जो भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे आप मैथ का उठा लीजिए, चाहे साइंस का उठा लीजिए, चाहे इंग्लिश का उठा लीजिए, चाहे हिंदी का उठा लीजिए, मतलब वहां पर जो एमपीटेट में सब्जेक्टिव पेडागोजी पूछी जाती है वो सबके बस की नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। वो याद रखिए, किसी के सही हो जाए तो सही हो जाए, वो सबको नहीं आते हैं, क्योंकि उसके लिए जब आप बहुत ब्रॉड नॉलेज है आपके पास तभी आप उस चीज को कर पाएंगे। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इवन जो टीचर्स हैं उनको भी वो क्वेश्चन पहली बार दिखाई देते हैं, वो पहली बार उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये अच्छा ये भी क्वेश्चन है साइकोलॉजी का या पेडागोजी में। ठीक है, तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं पेपर के लिए की, और सभी को हाँ देखिए, उन्होंने भी एक बताया कि साइकोलॉजी में रूसो से, इरविन से, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पढ़ के जाइए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी साइकोलॉजी या पेडागोजी बिल्कुल भी ना पढ़ें। जितना आपके पास हो मटेरियल, जितना आप उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कि आप वो पढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीजें पढ़ के जाइए। जो अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर में, याद रखिए 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आप जिनको आप क्या कहते हैं कि वो आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी अच्छे से जाकर के अपना पेपर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर सकते हैं। आशीष जी ने जो जो क्वेश्चन आपको कहे हो कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो वो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि वो काव्यशास्त्र, शब्द शक्ति और शब्द शुद्धि, इस तरह की जो भी टॉपिक है, हिंदी का इतिहास है, ये सारी चीजें वो पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। उनका भी केवीएस का इंटरव्यू लगा हुआ है, केवीएस टीजीटी का, उनका केवीएस टीजीटी में हुआ है, और देहरादून में उनका आई थिंक 21 को है, हाँ 22 को उनका इंटरव्यू है, तो वो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद अगर वो इच्छुक होते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, आप लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर है कि आप लोग का कैसा रिएक्शन रहता है, आपका कैसा वो है, तो अगर आप लोग इच्छुक हो जाएंगे तो वो पूरा ये सारी चीजें कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, नमस्कार।